हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 171 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है समानता। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, उसमें मैंने समानता की डेफिनेशंस और समानता की मीनिंग्स और समानता के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर डिस्कस किया था। तो आप प्लीज़ वो भी देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस वीडियो में हम समानता के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समानता के 3 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक समानता, दूसरा परिणामों की समानता और तीसरा अवसर की समानता। इस वीडियो में हम तीनों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले औपचारिक समानता। राजनीतिक सिद्धांत में समानता की उत्पत्ति औपचारिक समानता के रूप में हुई और इसका आधार नैतिक रूप में व्यक्तियों की समानता से ग्रहण किया जाता है। मतलब नैतिक समानता को औपचारिक समानता भी कहा जाता है। एवं मानवीय गरिमा समान होने के कारण सभी व्यक्ति समान हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में अमेरिकी व फ्रांसीसी घोषणा पत्र में नैतिक और अधिकारों के रूप में व्यक्तियों को समान माना गया। मतलब नैतिक और अधिकार, नैतिकता और अधिकारों के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान माना गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अमेरिका और फ्रांस में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें ऐसा माना गया कि सारे व्यक्ति नैतिकता और अधिकारों के आधार पर समान हैं। जैसा कि लॉक ने कहा है, सभी व्यक्ति समान हैं क्योंकि सभी को जन्मजात रूप में समान प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, इसलिए सभी व्यक्ति समान हैं। अतः समान अधिकारों की धारणा मूलतः औपचारिक समानता के रूप में व्यक्त की जाती है और औपचारिक समानता का सबसे बेहतर रूप वैधानिक समानता के रूप में देखा जा सकता है। मतलब विधि के आधार पर वैधानिक समानता, यानी कि विधि के आधार पर जो समानता है उसको भी औपचारिक समानता के रूप में देखा जाता है, जिसके अनुसार धर्म, प्रजाति, रंग एवं लिंग के आधार पर नहीं अपितु सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। विधि मतलब कानून। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे और ये है कि विधि के सामने यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, बल्कि इसके धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के सामने सब समान होंगे। ये कहा गया है औपचारिक समानता में। व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा या कुछ भी क्यों ना हो, वह विधि के समक्ष समान होंगे। मतलब उसका पद कोई भी हो, प्रतिष्ठा मतलब कोई भी उसकी प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो कानून के सामने समान होंगे। अतः औपचारिक समानता की संकल्पना मूलतः यह नकारात्मक है। वही जो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में नकारात्मक परिभाषा बताई थी, नकारात्मक पहलू की डेफिनेशन और नकारात्मक पहलू को समझाया था, वही है ये कि सभी लोग समान होंगे, चाहे उनका कोई भी पद हो। चाहे एक घर बनाने वाले को वही सैलरी दी जाएगी जो एक साइंटिस्ट को दी जाती है, जो एक डॉक्टर को दी जाती है, वही सैलरी एक घर बनाने वाले को भी दी जाएगी। तो ये नकारात्मक समानता होती है और नकारात्मक समानता को औपचारिक समानता भी कह सकते हैं, क्योंकि समानता का अभिप्राय यहाँ विशेष अधिकारों को समाप्त एवं विषमता का अंत करना है। जैसी विषमता मध्यकालीन सामंतवादी समाज में मौजूद थी, जब व्यक्ति का महत्व उसकी उपलब्धि से नहीं बल्कि जन्म से निर्धारित किया जाता था। मतलब जो मध्यकालीन सामंतवादी समाज था, उसमें ब्राह्मण और वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब होते थे। तो उनका जन्म से निर्धारित, उनका महत्व उनके जन्म से निर्धारित होता था। यानी कि अगर कोई वैश्य या कोई शूद्र है तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको पूजा नहीं करने दी जाती थी, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। और सबके अलग अलग काम बने हुए थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय राजपाट संभालते थे, और जो वैश्य थे वो लोग वकील, डॉक्टर, ये सब लोग वैश्य में आते थे। शूद्र जो होते थे वो बहुत ज्यादा उनको बुरी नजर से देखा जाता था। कूड़ा उठाने वाले या फिर मोची होते थे, वो लोगों को शूद्र बोलते थे। तो शूद्रों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार होता था। और ब्राह्मण सबसे ऊंची कोटि में आते थे, शूद्र सबसे नीचे। सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और फिर सबसे लास्ट में शूद्र आते थे, जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था। तो ये कहा गया है कि ऐसे समाज में विषमता मध्यकालीन समाज में देखने को मिलती थी। भारत में जाति व्यवस्था, अफ्रीका में रंग भेद और अमेरिका में नस्ल भेद था।
जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, भारत, अफ्रीका और अमेरिका, लैटिन अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये देश जब आज़ाद नहीं हुए थे तो भारत में जाति व्यवस्था का बहुत ज़्यादा वो था। जाति के आधार पर यहाँ पर लोगों को चुना जाता था। जो लोग अच्छी जाति से होते थे उनके अच्छे काम होते थे, जो गलत बुरी जाति के होते थे, नीची जाति के होते थे, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, बहुत बुरा होता था। अफ्रीका में काले लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, वहाँ पे रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। और अमेरिका में नस्ल भेद, अमेरिका में नस्ल के आधार पर बहुत बुरा होता था लोगों के साथ, उनके साथ अत्याचार किए जाते थे नस्ल को आधार मानकर। तो ये बताया गया है कि भारत में, ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे भारत में जाति व्यवस्था थी, अफ्रीका में रंग भेद था और अमेरिका में नस्ल भेद था। ये औपचारिक स्वतंत्रता में ऐसा ही आ जाता है। बेंथम जैसे पाश्चात्य विचारक ने औपचारिक समानता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रस्तुत किया। बेंथम ने कहा कि सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाना चाहिए और इसी आधार पर बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया। अतः औपचारिक समानता राजनीतिक रूप में भी प्रकट हुई। मतलब बेंथम ने कहा कि एक वोट और एक व्यक्ति को एक वोट दिया जाना चाहिए, इसका समर्थन बेंथम ने कहा और उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाना चाहिए। और ये जो औपचारिक समानता है ये राजनीतिक रूप में भी प्रकट हुई, फिर राजनीतिक रूप में भी इसका देखने को मिला। जेएस मिल के अनुसार सार्वजनिक जीवन में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंगिक आधार पर महिलाओं को सामाजिक जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही विचार मैरी वॉलस्टोन के भी थे, वॉलस्टोन क्रॉफ्ट। तो जेएस मिल ने कहा कि सभी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने चाहिए और लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, सामाजिक जीवन से उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो है परिणामों की समानता। तो हम परिणामों की समानता देखेंगे। सेकंड इसका प्रकार है परिणामों की समानता। परिणामों की समानता ये मांग करती है कि समाज में आय, संपदा तथा अन्य सामाजिक वस्तुओं का पूरी तरह समान वितरण कर देना चाहिए, ताकि मनुष्य में कोई भेद ना रहे, सबको समान सुख, समान शक्ति और समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मतलब परिणामों की समानता ये कहती है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी संपदा है और जितनी भी जो आय है लोगों के जो कमा रहे हैं, उनको समान सब हर एक व्यक्ति में बांट देना चाहिए, सब लोगों को बांट देना चाहिए, ताकि सभी को समान सुख मिल सके, सबके पास समान शक्ति हो, समान प्रतिष्ठा हो सबके पास, जिसमें कोई भेद ना हो। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये तर्क संगत होगा? ये बताया गया है कि अगर हम सारी संपदा, सारी पैसा, सब कुछ आए, सब कुछ समान हर एक व्यक्ति में समानता से बांट देंगे, तो क्या ये संभव हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग काम होते हैं, जिसको उनके कामों के हिसाब से ही देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है और उसको भी कुछ मिल गया है, जो काम नहीं कर रहा है और उसको भी वही मिला जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको भी वही सब कुछ मिला और जो नहीं कर रहा है उसको भी वही सब कुछ मिला, तो इससे तो समाज में असंतुष्टि फैल जाएगी, इससे समाज में लोगों के साथ गलत होगा। और यही परिणामों की समानता है। भिन्न भिन्न मनुष्य अलग अलग समाज तथा परिवार से आते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बहुत योग्य बनाने के लिए कठिन परिश्रम व त्याग करते हैं, लेकिन जब सबको बराबर वस्तुएं या एक ही फल मिलेगा तो कोई किसी के लिए इतना त्याग क्यों करेगा? वही है जो मैंने अभी बताया, सभी को अगर बराबर सब चीजें दी जाएंगी तो कोई भी मेहनत नहीं करेगा, संतुष्टि फैल जाएगी पूरे समाज में। जब किसी को कोई पुरस्कार या सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई इतना परिश्रम भी नहीं करेगा, और जब लोग परिश्रम नहीं करेंगे तो सामाजिक वस्तुओं की उत्कृष्टता का स्तर नीचे गिर जाएगा। वही बात है जो मैंने बताया, हर एक जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो क्लास में फर्स्ट आए, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत कराते हैं, उनके बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लास में फर्स्ट आना होता है। फर्स्ट आने के लिए जब वो फर्स्ट आते हैं तो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, प्राइज मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं और अलग अलग तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं। और अगर हर एक बच्चे को, जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, जो फेल हो रहा है, उसको भी गिफ्ट दिया जा रहा है, और जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसको भी, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे को भी गिफ्ट दिया जा रहा है, तो क्या वो बच्चा मेहनत करेगा पढ़ाई के लिए? वो भी नहीं करेगा, वो भी उसी बच्चे की तरह हो जाएगा जो नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे पता है अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तब भी मुझे गिफ्ट मिलेगा, पढ़ूंगा तब भी गिफ्ट मिलेगा, इससे अच्छा तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ।
तो ये बताया गया है इसमें। इनका कुल उत्पादन इतना कम रह जाएगा कि सबको बराबर मिलने पर भी किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मतलब समाज की जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमत है वो बहुत कम हो जाएगी और उनकी वो इतनी कम हो जाएंगी कि सबको बराबर मिलने पर भी सबके हिस्से में नहीं आएंगी। सबको अगर बराबर दिया जाएगा तब भी वो सबको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाएंगी, किसी को मिलेगा ही नहीं कुछ। सामाजिक वस्तुओं का उत्पादन परिणामों की समानता में कम हो जाएगा। परिणामों की समानता को लागू करने पर सुयोग्य और परिश्रमी लोगों के साथ अन्याय होगा। मतलब अगर परिणामों की समानता लागू कर दी जाएगी तो जो परिश्रमी लोग हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग लायक हैं, काबिल हैं, तो उनके साथ अन्याय होगा अगर हम परिणामों की समानता लागू कर देंगे तो। और प्रोत्साहन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और पूरा समाज भी निर्धन हो जाएगा। मतलब सभी लोग गरीब हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि राज्य एक बार लोगों को समानता से सब चीजें बांट सकता है। ये ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि वो हर बार सबको बांटता रहेगा तो राज्य के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब ऐसा है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे उनके, अपने दोनों बच्चों के लिए वो कुछ अच्छी सी चीज, कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद कर लाती हैं, जैसे कि चॉकलेट वगैरह ले आई। तो अगर वो सब दोनों बच्चों को रोज के रोज पूरी चॉकलेट खिलाती रहेंगी, मतलब बराबरी से दोनों बच्चों को देती रहेंगी, तो वो तो सारी खत्म हो जाएगी और फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं। एक दिन वो खत्म होनी है तो वो हो जाएगी और फिर बचेगा नहीं। अगर उनकी जो मदर है वो उन बच्चों को कुछ काम दे करने के लिए, कुछ अगर वो बच्चे खुद से होमवर्क करें, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं, तो उनकी मम्मी उनको गिफ्ट के तौर पर अगर दें तो तब हो सकता है ऐसा। तो अगर परिणामों की समानता यही कहती है कि अगर सभी को बराबर दे दिया जाएगा तो समाज निर्धन हो जाएगा और जो काबिल और परिश्रमी लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा तो पूरा समाज निर्धन हो जाएगा। वही जो मैंने अभी बच्चे वाला एग्जाम्पल देके समझाता, ये थी परिणामों की समानता। अब हम अवसर की समानता, जो 3rd इसका प्रकार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अवसर की समानता में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, लेकिन अवसर की समानता का अर्थ सिर्फ ये ही नहीं कि सभी के समान अवसर दिए जाएं, बल्कि अवसर की समानता का नियम 2 स्थितियों पर लागू होता है। इसके लिए अवसर की समानता के भी 2 अर्थ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को समान अवसर दिए जाएं, बल्कि 2 स्थितियां बताई गई हैं जिनके आधार पर अवसरों की समानता लागू होती है। एक है प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और एक है गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, यानी कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। तो पहले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के बारे में देखते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति वह स्थिति होती है जहां किसी पुरस्कार या सम्मान को पाने के लिए उनके उम्मीदवारों को एक दूसरे से आगे निकलने का विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। यानी कि रेस या फिर यूनिवर्सिटी टॉपर, वही है, यूनिवर्सिटी का टॉपर बनने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि उनको वो सम्मान मिल सके, उनको गिफ्ट मिल सके, उनको पुरस्कार मिल सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की उनकी एक आदत सी बन जाती है। इस स्थिति में एक ही जीतता है, मतलब कोई एक ही व्यक्ति जीतता है। जैसे कि कोई रेस हो रही है तो कोई एक ही व्यक्ति जीतेगा, और कोई व्यक्ति टॉपर कर रहा है तो कोई एक ही इंसान टॉपर करेगा। ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी टॉपर कर लेगी, ऐसा नहीं होता। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में अवसर की समानता का अर्थ ये होगा कि सभी प्रतियोगियों को एक जैसी स्थिति में रखकर अपनी योग्यता प्रमाणित करने का अवसर दिया जाए, यानी सभी को प्रतिकूल या अनुकूल स्थिति दी जाए। अब अवसर की समानता यानी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में अवसर की समानता ये कहती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक जैसी स्थिति दी जाए। ऐसा नहीं हो किसी को कुछ विशेष स्थिति दी जा रही है, खास तौर पर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, कुछ के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। सभी को या तो प्रतिकूल स्थिति दी जानी चाहिए या फिर अनुकूल स्थिति सभी को दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी योग्यता दिखा सकें, अपनी काबिलियत दिखा सकें। तो इसलिए ये कहा गया है कि सभी को एक जैसी स्थिति में रहकर कोई भी अवसर, कोई भी अपना जो मुकाम है वो हासिल करना होता है। इसमें राज्य की स्थिति सीमित हो जाती है। राज्य सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि कोई नियम न तोड़े। अब जैसे कि स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है तो टीचर का तो सिर्फ यही होता है ना कि कोई नियम न तोड़े। कोई रेस कंपटीशन है तो टीचर्स जो होते हैं, जो भी उसके जज होते हैं, वो ये देखते हैं कि कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसको गेम से आउट कर देते हैं या फिर रेस से आउट कर देते हैं। और सभी को ये कहा जाता है, सभी को एक जैसे शूज पहनने को मिलते हैं, सभी को एक जैसे ड्रेसेस पहनने को मिलती हैं,
तो ये स्थिति उनको समान तरह से दी जा रही है, सभी को ट्रैक पर ही भागना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ अच्छे वाले शूज दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, या फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता, वहाँ पे सबको एक जैसा समझा जाता है, सबको एक जैसी स्थिति दी जाती है। और बस जो टीचर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो ये देखते हैं कि कोई नियम तोड़ रहा है या नहीं, वो सिर्फ इतना ही देखना होता है उनका काम। तो ये इस तरह से राज्य के बारे में बताया गया कि राज्य की स्थिति, जैसे टीचर की स्थिति सीमित हो गई, वैसे ही राज्य की स्थिति भी सीमित होगी। अब गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के बारे में दे रखा है। इस स्थिति में कला कौशल जैसे संगीत, कानून, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि के क्षेत्र में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा, परिश्रम एवं निरंतर साधना के बल पर साथ साथ प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, यानी कई व्यक्ति एक साथ प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसमें राज्य की भूमिका बढ़ जाती है। इसमें राज्य सभी व्यक्तियों की उन्नति के समान अवसरों की व्यवस्था करता है। अब वो जो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति थी, उसमें कि कोई एक व्यक्ति ही जीतता, लेकिन इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो एक साथ प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कॉलेज में, बहुत सारे व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं और बनेगा कोई एक ही डॉक्टर, ऐसा नहीं होता। गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो जो पास होता है वो सभी को डॉक्टर बनाया जाता है, उन सभी को पद प्राप्त होता है, उन सभी को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और राज्य की जो भूमिका है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य ये ध्यान रखता है कि सभी की उन्नति के लिए उनको समान अवसर दिए जाएं। सॉरी गाइस, बीच में फोन आ गया था, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सभी को खाने की समान चीजें दी जाएं, सभी को समान अवसर प्राप्त हो उन्नति के लिए, उनकी उन्नति के लिए। तो इस तरह राज्य सबकी देखभाल करता है। इस स्थिति में अवसर की समानता का अर्थ ये है कि इसमें राज्य से आशा की जाती है कि वह व्यक्तियों को उत्कृष्टता अर्जित करने में ठोस सहायता देगा। मतलब राज्य से ये वो आशा की जाती है कि राज्य सभी व्यक्तियों को उनका पद हासिल करने में ठोस सहायता देगा, उन्हें सहायता देगा। उदाहरण के लिए राज्य को सभी लोगों के लिए उचित जीवन यापन, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा उन्नति के समान अवसरों की व्यवस्था करनी चाहिए। इस स्थिति में राज्य समान अवसरों की व्यवस्था करता है ताकि एक जैसी स्थिति देता है। तो वही है, राज्य समान स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा उन्नति, ये सभी बराबरी से देता है। सभी लोगों को जीवन यापन किस तरह से करना है, सभी लोगों को एक तरह से बराबरी से राज्य देता है। और ये होती है गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अवसरों की समानता में। और इसी कारण सभी लोग अपना जो स्थिति है, अपना जो पद है वो हासिल करते हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ये अवसर की समानता का गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति थी। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें।